नहीं है, या तो ये पूरी तरीके से बीजेपी प्रायोजित हिंसा है, बीजेपी की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है, डबल इंजन द्वारा प्रायोजित हिंसा है, तो इसलिए वो नहीं बोलना चाहते। और सरकार तो हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जो फौज के अंदर ही देश सेवा किया है, लेकिन मैं रिटायर आने के बाद अपना फिर भी बोलना चाहता हूँ, अपना परिवार, अपना घर, अपना गांव, अपना बीबी इज्जत भी बचा नहीं पाया। ये दुख के साथ कहता हूँ। अंधेरी रात की सुबह होती है और मैं समझता हूँ कि जो अंधेरा इस देश के लोकतंत्र पे छाया है उसकी भी सुबह होती है। देश के एक हिस्से में जो हमारा सीमावर्ती राज्य है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे राज्य के अंदर पिछले 90 दिन से हिंसा, दरिंदगी, हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी के साथ दरिंदगी की गई, उसको नंगा करके परेड कराया गया। और इन सब विषयों पर देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए, प्रधानमंत्री बोलते हैं। चीते के साथ फोटो खिंचवानी हो तो 3 दिन तक फोटो खिंचवाते हैं। ब्राजील के फुटबॉलर पे कोई ट्वीट करना हो तो प्रधानमंत्री जी सक्रिय हो जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी हिंसा और दरिंदगी की घटना पे प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? उनको सदन में आके जवाब देना चाहिए। यही मांग तो हम कर रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यहाँ पर देश के एक हिस्से की पीड़ा भी नहीं उठाई जा सकती? फिर हम लोग किस लिए आए यहाँ पे? फिर किस लिए पार्लियामेंट बनी है? तो ये संघर्ष जारी रहेगा। 267 का नोटिस देके अपनी आवाज उठाना कौन सा जुर्म है? जाके पूछे ना मणिपुर के उन पीड़ित परिवारों से। तो इसलिए मैं देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब देश के एक हिस्से में दरिंदगी हो तो अपनी संवेदना दिखाने की जरूरत होती है। उनके साथ हम खड़े हैं, ये बताने की जरूरत होती है, और उस जिम्मेदारी और फर्ज को मैंने निभाया। भारत का नया और झूठा इतिहास लिखने वालों, मुल्क में इंसानों की लाशों और महिलाओं की इज्जत के जनाजे पर सत्ता का सिंहासन सजाने वाले बेहिस और बेशर्म सियासतदान और सत्ता के भिखारी शायद झूठे मनगढ़ंत किस्से, कहानियाँ कागज़ पर छपवा दें, मगर हिंदुस्तान की नई नस्ल के दिलों और दिमागों पर छपी उस चश्मदीद रूदात को मिटा ना सकोगे जिसके चर्चे अब आसमानों में भी होने लगे हैं। हक परस्तों और इंसाफ के पुजारियों की ज़बान थकने लगी है, मजमून निगारों के कलम रुकने लगे हैं, लेकिन जालिम अभी और जुल्म की इंतहा करने को शायद बेकरार है। इसी बीच मणिपुर की चीखें अब उन चीखों में जा मिली हैं जो अपने ऊपर टूटने वाले जुल्म के पहाड़ों को अपने मासूम और कोमल हाथों से न रोक सकी थीं। उनको भी इंतज़ार था किसी ऐसे मजबूत और मुनसिफ हुक्मरान का जो जालिम के पंजे इस्तबदाद को मरोड़ सकता, मगर जुल्म की अभी तकमील होना बाकी थी। और फिर जुल्म को मिटना भी तो है, इसलिए उसका इंतहा पर जाना ज़रूरी है। लेकिन इस बीच में तब तक बहुत से इंसानों की, बेगुनाहों की जानें चली जाएंगी। मणिपुर के इंतहाई हसास और संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह अपना क्या ख्याल रखते हैं, प्रधानमंत्री की खुसूसियात को वो किस तरह बयान करते हैं, आइए हम उन्हें सीधे सुनते हैं। आरफा खानम शेरवानी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जिस कदर बेबाकी और बहादुरी के साथ प्रधानमंत्री की खुसूसियात को रखा है, हमें लगता है कि देश को ये सुनना चाहिए। हालांकि वो अपने इस बेबाक नज़रिए और बेबाक अंदाज के चलते पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान 4 मरतबा सस्पेंड हो चुके हैं। इस बार फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन वो सदन के अंदर तो नहीं मगर सदन के बाहर अपनी बात को मीडिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये कोई पहली बार तो मेरे साथ हो नहीं रहा है। 4 बार मुझे सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन वजह आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बार जब मुझे सस्पेंड किया गया तो मैंने कहा कि भाई किसानों का ये काला कानून मत लाइए, ये देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ है। सरकार हमारी बात नहीं मानी, हमें सस्पेंड कर दिया गया। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए। बाद में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि गलती हो गई। तो ये जो चलन चला है प्रधानमंत्री जी का कि लाखों लोग कोरोना में मर जाए, उस समय वो चुनाव की रैली करे, बाद में 2 आंसू बहा दे, कहने लगे गलती हो गई। फिर उसके बाद सैकड़ों लोग नोटबंदी में मर जाए, उसके बाद वो जापान में जाके ताली बजाए और बाद में आके कह दे कि बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। अब यही काम इन्होंने मणिपुर में किया। 78 दिन के बाद 36 सेकंड बोले देश के प्रधानमंत्री, और क्या कह रहे हैं? क्रोध है, पीड़ा है, गुस्सा है। अरे भाई, क्रोध है, पीड़ा है, गुस्सा है तो आके 10 मिनट सदन में भी बोल दो। आप सोचिए कि कारगिल का एक योद्धा
जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा, रिटायर्ड सूबेदार, उसकी पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई। उसका बयान 2 दिन पहले आया कि मैंने देश की तो रक्षा कर ली, पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। करगिल के योद्धा रिटायर्ड सूबेदार की बेबसी और लाचारी वाला बयान दिलों को चीर देने वाला है, जिसमें वो कहते हैं, मैंने देश की तो रक्षा की मगर पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। अपना घर, अपना गांव, अपना बीबी इज्जत भी बचा। जाहिर है ये जिम्मेदारी मणिपुर एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री मणिपुर और भारत के प्रधानमंत्री पर थी कि इंसानी जान माल और इज्जत की हिफाजत करते। इसीलिए तो सेवक बनाया था जनता ने, लेकिन वो तो ये क्या, ये बयान क्या 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदा नहीं करता? ये क्या भारत माता को शर्मिंदा नहीं करता? लेकिन हमारे देश के बेशर्म प्रधानमंत्री वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कौन सा गुनाह किया? 267 का नोटिस दिया, मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग की, 3 दिन तक लगातार नोटिस देता रहा, फिर 15 मिनट तक लगातार अपने चेयर से रिक्वेस्ट करता रहा, नहीं सुने गई बात तो फिर बेल में गया। वहां मैं कह रहा था कि भाई मणिपुर की हिंसा पे चर्चा करें, आपने हमें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी तानाशाही है, लेकिन सवाल यह है कि देश का प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो ट्वीट कर देता है, जो ब्राजील के फुटबॉलर के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, जो रेलवे की झंडी दिखाने के लिए चले जाते हैं, जो चीता के साथ 3 दिन फोटो खिंचवाते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं, दुनिया भर की सैर करते हैं, उनको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। मन की बात हमेशा कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह जी, तो यही गुनाह है मेरा। तो बिल्कुल अफसोस नहीं है इस बात का। और ये लड़ाई जो सदन में मेरी आवाज नहीं उठाने दी, तो हम लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं गांधी जी की प्रतिमा के पास। आपने बताया और कि हमारे साथ रजनी पाटिल जी भी हैं जो पहले से सस्पेंड है, वंदना चौहान जी है, एनसीपी के नेता है, और राजमणि पटेल जी कांग्रेस के नेता है। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ सांसद लोग सुबह से ही और रात भर पूरा आते रहे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, लड़ाई अगर सदन के अंदर नहीं होगी तो बाहर होगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि भाई इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही सांस में उन्होंने विदेशी और आतंकवादी दोनों ही कह दिया है विपक्ष को। देखिए, प्रधानमंत्री के पास मणिपुर की हिंसा पर कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, बेसिर पैर का बयान दे रहे हैं। और दूसरी बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर वो अपने पुरखों को याद कर रहे हैं तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। प्रधानमंत्री के पुरखे कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? वो वित्त मंत्री रहते हुए बंगाल के अंदर उन्होंने चिट्ठी लिखी अंग्रेज गवर्नर को, और उन्होंने कहा कि ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, ये करो या मरो का जो आंदोलन चल रहा है, इसको कुचल देना चाहिए। और अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के कहा कि हुजूर हम आपके पैरों में हैं, हम आपके साथ हैं। तो उन्हीं ये मोदी जी के पुरखे हैं। अगर आज वो ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कर रहे हैं तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, जहां तक इंडियन मुजाहिदीन की बात उन्होंने कही, तो अभी तो अडानी के सी पोर्ट से 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था, वो सारा का सारा अफगानिस्तान से था। क्या रिश्ते हैं अफगानिस्तान से, तालिबान से प्रधानमंत्री जी के? क्या रिश्ते हैं अडानी के? कौन बताएगा? कौन इस पे जवाब मांगेगा इनसे? अभी तालिबान में इन्होंने 20,000 टन आटा भेजने का काम किया है, 300 करोड़ रुपए अपने बजट से दिया है। कौन भेजेगा? कौन पूछेगा इनसे? तो इसलिए ये बेसिर पैर की बातें इसलिए कर रहे हैं वो। और अगर इंडिया नाम से आपको इतना परहेज है तो आप स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वोट फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, तो ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। मतलब ये क्या बेसिर पैर की बात है? दरअसल इंडिया नाम रखने के बाद ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और हमने पहले दिन से कहा कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। हम इंडिया की, भारत की, सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन सुनने में ये आ रहा है संजय जी कि योजना ये है कि भाई 2024 के चुनाव से पहले आधिकारिक रूप से भारत का नाम इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत कर दिया जाएगा। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं और इसीलिए शायद इंडिया को पहले से ही विदेशी बताने की जो कोशिश है नरेंद्र मोदी की वो चल रही है। मणिपुर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है?
आपके पासपोर्ट पे क्या लिखा रहता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हम तो ये कह रहे हैं, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं और दमनकारी सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं होते तो संसद आवारा हो जाती है। ये बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पहली बार उस वक्त कही थी जब 1975 में देश में घोषित आपातकाल लगा हुआ था। सत्ता का गुरूर चौथे आसमान पर था। आज अघोषित आपातकाल है और सत्ता पक्ष का गुरूर 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर की बात नहीं कर रहे हैं और विपक्ष यानी इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम देकर यानी इंडिया को हमले का मौका लगातार दिया जा रहा है। फर्क ये है अल्फा जी कि जब ये दरिंदगी भरा, हैवानियत भरा एक वीडियो सामने आया, उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में वहां का मुख्यमंत्री, मैं उसको निकम्मा मुख्यमंत्री कहूंगा, वो निकम्मा मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं वहां पे हुई है। इसका मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति के रहते हुए कैसे अमन और शांति हो सकती है? हम लोगों ने गृह मंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां भी ये सवाल उठाया कि भाई आपका मुख्यमंत्री हिंसा करवा रहा है, उसके रहते हुए वहां शांति नहीं हो सकती, आप उसको हटाइए। नहीं सुनी गई बात। हम लोगों ने कहा चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, इसको रोकिए, मुआवजा दीजिए जिन परिवारों में हत्या हुई है। कोई काम नहीं किया गया। अब हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री आके जवाब दे, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब देना चाहते? मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्यों नहीं जवाब देना चाहते। तो आपकी 3 महत्वपूर्ण नहीं, आपकी मांगे क्या है? योजना नहीं है, हमने कोई या तो ये पूरी तरीके से बीजेपी प्रायोजित हिंसा है, बीजेपी के सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है, डबल इंजन द्वारा प्रायोजित हिंसा है, तो इसलिए वो नहीं बोलना चाहते। और कारण तो हो नहीं सकता, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते? प्रधानमंत्री अभी बोले हैं, कह रहे हैं कि भाई इंडिया में बयान दिया उन्होंने। जी क्या कह रही हैं आप? जी मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री बोले तो हैं, अभी 3 दिन के भीतर फिर से दोबारा बोल दिया उन्होंने, इंडिया का नाम फिर से ले लिया है उन्होंने। आप बुरा मान रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उनके ही पुरखे थे और बड़े गहरे रिश्ते आरएसएस के और मोदी जी के पुरखों के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रहे हैं। उसका पूरा एक इतिहास है। आप कहेंगे तो मैं चिट्ठी आपको भेज भी दूंगा, जो चिट्ठी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ब्रिटिश गवर्नर को लिखा था। हालांकि मणिपुर पर चुप्पी की वजह यह भी हो सकती है कि केंद्र सरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय और NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हों मणिपुर नरसंहार को रोकने की, जबकि पुलिस एडमिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी भीषण से भीषण दंगे को रोकने के लिए मैक्सिमम 48 घंटे का समय काफ़ी होता है और मणिपुर की घटना को 80 दिन गुजर गए हैं। इसीलिए संजय सिंह का शक है कि यह नरसंहार सरकारों का प्रायोजित कार्यक्रम है, जबकि प्रधानमंत्री के चुप्पी साधने का ये कोई पहला मौका भी नहीं है। वो कठुआ, उन्नाव, हाथरस, गैंगरेप और हत्या पर चुप रहे, वो किसान आंदोलन पर चुप रहे, पीएम मोदी, अंबानी और पेगासस मुद्दे पर भी नहीं बोले थे। असल में मोदी जी एक चुप 100 को हरा देने वाली मिसाल को सच कर दिखाना चाहते हैं। कहते हैं कि सियासत में कभी कोई हमेशा दोस्त या दुश्मन नहीं होता। आए दिन हम लोग इसके उदाहरण भी देखते ही रहते हैं। सियासत में ऐसे ऐसे फेरबदल और दल बदल होते देखा गया जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। और इस बात से ये बात भी साफ हो जाती है कि आज की राजनीति विचारों या नजरियात के आधार पर नहीं, बल्कि सत्ता को हथियाने का नेताओं का एक समूह होता है जो सत्ता भोगने के लिए पार्टी में आता है। अलबत्ता पार्टियां विचारधाराओं के आधार पर जरूर बनाई जाती हैं। इसीलिए बात यह भी चर्चा में है कि बीजेपी और आप यानी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक ही विचारधारा से आते हैं और कभी ना कभी ये दोनों साथ आएंगे या फिर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का सब्स्टिट्यूट बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस मुक्त भारत के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के धुर विरोधी का रोल बहुत खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि जितनी शिद्दत से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी की पोल खोली है, चाहे वो संसद में हो या फिर विधानसभाओं में, उतना कोई दूसरी पार्टी उनकी पोल यानी बीजेपी की पोल नहीं खोल सकी है। जाहिर है जनता के
दिल में बीजेपी विरोधी होने का यकीन पैदा करने के लिए ये भी आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूरी है। मगर भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद देश में कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए नैरेटिव और सोच में काफ़ी बदलाव आया है और साथ ही बीजेपी अपने बुने जाल में भी फंसती नजर आने लगी है। हालांकि इस जाल को काटने के लिए आरएसएस के पास कई सफ़ेद चूहे मौजूद हैं जो कभी भी जाल को काट सकते हैं और बीजेपी उससे बाहर आ सकती है। देखना यह है कि विपक्ष यानी इंडिया कोई बिना घंटी की बिल्ली मैदान में उतारेगा या घंटी लटकाकर चूहों की रक्षा करेगा। कि मेरी सांसों पे पहरा भला किस लिए, रूह पर जख्म गहरा भला किस लिए, मेरे लोगों की जान और माल का सुनो मोल कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। जय हिंद।